हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बिहार एग्जाम्स के लिए जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बिहार मद्नीसर या बिहार पुलिस, बिहार एसआई या जो भी अभी बिहार में होने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आप लोग का जीके जीएस का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें दरअसल हम लोग करेंगे क्या, तो जो जिसको तो जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है उसको पता होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये सीरीज करवाई जा रही है। लगभग हमको लग रहा है कि 20 से 25 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, और इस वीडियो को पूरी देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग के लिए कितना बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, ठीक ना। तो हर शाम 7 बजे मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आप लोग को इससे लाभ मिलेगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो बनते हैं, जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तभी पता चल जाएगा कि कितना अच्छा आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का पहला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 5 जून। तो देखिए, मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आइए इससे संबंधित चीजें को हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि देखिए, इसकी स्थापना मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर पूछ लेगा, तो इसकी स्थापना जो है कि 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर। अब आप सोचिएगा कि ये 12 अक्टूबर को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 10 दिसंबर को क्यों इसका दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। मुख्यालय देखिए इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक ना। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। यह देखिए, यह क्या है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य देखिए, संविधान द्वारा दिए गए जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित मानवाधिकार की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष देखिए, इसका अध्यक्ष पूछेगा तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। देखिए सदस्य, इनमें 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। मानद सदस्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग आदि के अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो देखिए, मानद कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और SC ST आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका नियुक्ति कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति होता है, जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस तहत इसकी क्या है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है। अब देखिए, प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। प्रथम अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो ये सारी चीजें मानवाधिकार आयोग से संबंधित था, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, सुबुक्तगीन और जयपाल। तो बताइए, तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी को पता होगा, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो आइए अभी हम लोग युद्ध, तराइन के युद्ध और बाकी जितने भी युद्ध लड़े गए थे मध्यकालीन इतिहास में, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, तराइन का युद्ध एक 1191 और एक 1192, यानी कि 2 तराइन का युद्ध हुए थे, जिसमें कि प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ध्यान रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा जाता है, जिसमें कि गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, जिसने भारत उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। देखिए क्या होता है, दूसरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को कौन पराजित कर देता है? तो मोहम्मद गौरी। उसके बाद वो क्या करता है कि भारत में मुस्लिम शासक का नींव रख देता है। उसके बाद देखिए पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में क्या हुआ था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या किया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसमें पहली बार तोप खाने और बारूद जैसे बड़े स्तर बारूद का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। तो देखिए पहली पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? तो पहली बार तोप खाने और बारूद का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। अब देखिए द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, ठीक ना। इसमें देखिए अकबर की सेना ने हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से सुदृढ़ किया था। तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, ये 1556 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें भी अकबर की सेना ने किसको हराया था? हेमू को हराया था, ठीक ना, हेमू को। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध लड़ा जाता है 1527 में। ये भी बाबर द्वारा ही लड़ा जाता है। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। खनवा का युद्ध में बाबर किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा को पराजित किया था। और इस जीत ने उत्तर भारत में मुगलों का वर्चस्व को और मजबूत कर दिया। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा जाता है। दक्कन सल्तनतों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे दक्षिण भारत के इस महान हिंदू साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। देखिए क्या होता है, तो तालीकोटा के युद्ध में जो कि 1565 में लड़ा जाता है, इसमें दक्कन सल्तनतों के संघ ने किसको हराया था? तो विजयनगर साम्राज्य को हराया था, जिससे दक्षिण भारत के इस महान हिंदू साम्राज्य का पतन हो जाता है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है तालीकोटा के युद्ध के बाद। उसके बाद देखिए हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सेना, जिसका के नेतृत्व मानसी कर रहे थे, ठीक ना। मुगल सेना की तरफ से मानसी नेतृत्व करते हैं और महाराणा प्रताप के बीच यह लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध। और यह युद्ध राजपूतों के अदम्य साहस और मुगलों के विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अब देखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1539 में लड़ा गया था। और कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। ये जो दोनों युद्ध था, ये हेमू और शेरशाह सूरी के बीच दोनों लड़ा गया था, ठीक ना। तो चौसा के युद्ध में भी क्या है कि हुमायूं की पराजय हो जाती है। और कनौज में यह हुमायूं जो है कि शेरशाह सूरी से बुरी तरह से हार जाता है, जिसके बाद कि वो भारत ही छोड़कर चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा चौसा के युद्ध 1539 और कनौज का युद्ध 1540, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए जो न्यू इंडिया समाचार पत्र का संस्थापक थे वो एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र की स्थापना की थी। अब देखिए के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और होम रूल आंदोलन के विचारों को जनता तक पहुंचाया था। तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट के कितने समाचार पत्र? तो 2, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और इसी के माध्यम से ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और होम रूल आंदोलन के विचारों को जनता तक पहुंचाया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और समाचार पत्र हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी द्वारा लाया गया समाचार पत्र यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। यंग इंडिया कैसा था? तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। हरिजन, हरिजन जो था ये जातिवाद के विरुद्ध और सामाजिक सुधार के लिए था। हरिजन पत्रिका किस लिए था? तो जातिवाद के विरुद्ध और सामाजिक सुधार के लिए था। नवजीवन, नवजीवन गुजराती और हिंदी में प्रकाशित होता था। नवजीवन जो था ये गुजराती और हिंदी में प्रकाशित होता था। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दौरान, ये इंडियन ओपिनियन जो था ये महात्मा गांधी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका किया था। और दक्षिण अफ्रीका में इनका जो संघर्ष चला था उनके उसी के दौरान किया था। तो ये सभी जो अभी हम लोग पुस्तक पढ़े, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, और उसके बाद
इंडियन ओपिनियन, ये सभी महात्मा गांधी का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र है केसरी, केसरी जो है कि मराठी भाषा में, जिसने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ध्यान रखिएगा। और केसरी जो था इससे, इसके माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। और यह जो था कि मराठी भाषा में था, मराठा, मराठा भी इनका ही था, और ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। तो केसरी और मराठा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजा राम मोहन राय की पुस्तक हम लोग देखेंगे, तो ये संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो कि सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक ना। ये जो समाचार पत्र था, ये भी बंगाली बंगाली भाषा में था, जो कि साप्ताहिक था। और इसी में क्या था कि सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चीजें थी। उसके बाद देखिए मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा का पहला जर्नल, यानी कि जो मिरात उल अखबार था ये फारसी भाषा में था, ठीक है, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हज समिति के सदस्यों की नियुक्ति और प्रबंध किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय हज समिति के सदस्यों की नियुक्ति और प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? तो बताइए ये किसके अंतर्गत आता है भारतीय हज समिति? तो ये देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हज समिति, इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना हज समिति अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। कब की गई थी? तो हज समिति का अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र हज हाउस में स्थित है। तो मुख्यालय ध्यान रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में है। नोडल मंत्रालय, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ध्यान रखिएगा यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। संसद सदस्य यानी कि 3 सदस्य, दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से, ठीक ना। तो इसके कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से और एक राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बना है, ठीक ना। क्वेश्चन ये बना है कि जो है कि हज समिति के कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से? तो 2 लोकसभा से और एक राज्यसभा से, जिन्हें कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिन्हें कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा मनोनीत किया जाता है। 9 सदस्य विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की राज्य हज समिति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि जो और 9 सदस्य होते हैं उन्हें राज्य और क्षेत्रों के राज्य हज समिति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एपी अब्दुल्ला कुट्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, सीईओ इसके कौन है? तो वर्तमान में सनवास सी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक ना। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष ध्यान रखिएगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी और सीईओ सनावास सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? उत्तर कोरिया की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? येन, रिंगिट, उत्तर कोरियाई वोन या फिर युआन? तो देखिए जो उत्तर कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है वो है उत्तर कोरियाई वोन, उत्तर कोरियाई वोन। अब देखिए हम लोग और भी मेरा देश के मुद्रा को देख लेते हैं। जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर चलता है, ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर। यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उनमें यूरो चलता है, ठीक ना। यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उसमें यूरो चलता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये 20 देशों में यूरो चलता है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन। चीन की मुद्रा यांग, युआन, युआन या अभी जो इसका मुद्रा क्या है कि मुद्रा में बदलाव किया गया है, रेनमी भी, रेनमिनबी भी है, ध्यान रखिएगा। तो जब ऑप्शन में युआन रहे तो युआन करिएगा, नहीं तो रेनमिनबी। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में दिहरम चलता है, संयुक्त अरब अमीरात में दिहरम चलता है। सऊदी अरब में रियाल चलता है, सऊदी अरब में रियाल। कतर में कतरी रियाल, कतर में कतरी रियाल। कुवैत में कुवैती दिनार, कुवैत में कुवैती दिनार। यह दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कुवैती दिनार है ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, ये क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार। ईरान में तुमान चलता है, यह पहले यहाँ पर पहले रियाल चलता था, ठीक ना। ईरान में पहले रियाल चलता था लेकिन अभी तुमान चलता है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए हम लोग पड़ोसी देश की मुद्रा देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि नेपाल, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, भूटान में नगोल ट्रम चलता है, म्यांमार में क्या चलता है और अफगानिस्तान में अफगानी रुपया चलता है। तो देखिए ये जो पड़ोसी देश के जितने भी मुद्राएं हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कई पड़ोसी देश में तो रुपया ही चलता है, बाकी आप लोग बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार का ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में टंका, भूटान में नगोल ट्रम और म्यांमार में क्या चलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1950, 1952 या फिर 1935? तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1950 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में। चलिए अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ हुई, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान लागू होने के समय क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है, लेकिन इसका उद्घाटन ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और यह नई दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित भवन में स्थित है, ठीक ना। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित भवन में स्थित है। संवैधानिक प्रावधान, संविधान के भाग 5 में ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का इसका प्रावधान किया गया है। शक्तियों और क्षेत्रीय अधिकारों का वर्णन, यानी कि सभी क्षेत्रीय और क्षेत्राधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक ना। ये सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि 53वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक ना। इनका क्रम पूछे ध्यान रखिएगा, 53वें क्रम के, अभी जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ये 53वें क्रम के हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है। तो ये 9 फरवरी 2027 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में स्वीकृत संख्या 34, जिसमें कि 1 सीजीआई और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम, कोलिजियम यानी कि सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश पर की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो एक तो सीजीआई होता है यानी कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके सिफारिश पर की जाती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 में क्षेत्राधिकार का वर्णन है, जिसमें कि केंद्र और राज्यों या 2 राज्यों के बीच की विवादों का सीधा निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी कि केंद्र और राज्यों, अगर केंद्र और किसी राज्य में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या फिर 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसका भी निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 131 में है, तो ये अनुच्छेद भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रीट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 के तहत क्या होता है कि जब आपकी मौलिक अधिकारों के का हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसे 5 रीट जारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अपील करिएगा तो क्या करता है कि 5 प्रकार के रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों का अंतिम अपील सुनना, ठीक ना। देखिए ये जो इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं जैसे कि दीवानी, आपराधिक या फिर संवैधानिक मामलों में, तो उसका अंतिम जो अपील करना होता है सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है, ठीक ना। तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट से आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही जाइएगा। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये हो जाएगा। सलाहकारी क्षेत्राधिकार यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाह मांगने पर राय, क्या है कि अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाह मांगने पर राय देना, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं। अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय उसका वर्णन 129 में है, ठीक है, अनुच्छेद 129 में है। इसके निर्णय कानून की तरह मान्य होते हैं और यह अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का कानून होता है
मतलब निर्णय होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का, वो कानून की तरह मान्य होता है, ठीक ना। अगर इसको कोई नहीं मान रहा है तो उसको दंड भी दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कहने का मतलब कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है कि जिम कॉर्बेट है, ठीक ना। जिम कॉर्बेट है पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको राष्ट्रीय उद्यान 1936 में घोषित किया गया था, ठीक ना। 1936 में घोषित किया गया था और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट जो है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आप देखिए कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दाची गाम जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। हुंगलू ये कश्मीरी हिरन है। हुंगलू जिसे कश्मीरी हिरन के रूप में जाना जाता है के लिए एकमात्र निवास स्थान है। हेमिस जो कि लद्दाख का है, ठीक ना। हेमिस लद्दाख का है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। देखिए हेमिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है कि हिम तेंदुए रहते हैं, उसके लिए ही ये प्रसिद्ध है। दुधवा दुधवा जो है कि उत्तर प्रदेश में है और यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है दुधवा उत्तर प्रदेश। कान्हा और बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में। कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है कौन? तो कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। गिर जो कि गुजरात में है। गिर गुजरात में है। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है, ठीक ना। गिर यहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए रणथंभौर जो है ये राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान अपनी बाघ परियोजना और ऐतिहासिक किले के लिए मशहूर है, ठीक है। यह रणथंभौर भी बाघ परियोजना और ऐतिहासिक किले के लिए मशहूर है। काजीरंगा काजीरंगा जो है कि असम में है और यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इस यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है, ठीक है। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है और यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस मानस जो है कि असम है। मानस असम है और यह जंगली भैंसों और बाघों के लिए जाना जाता है। जंगली भैंसों और बाघों के लिए कौन जाना जाता है? तो मानस है। सुंदरबन सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र और मैंग्रोव वन में रहने वाले बाघों का घर है। सुंदरबन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र और मैंग्रोव वन में रहने वाले बाघों का घर है। ध्यान रखिएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मुगल सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम बताना है। सलीम, खुर्रम, कमरान या फिर दारा शिकोह। तो देखिए शाहजहां का जो बचपन का नाम था ये खुर्रम था, ठीक है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। तो आइए शाहजहां के बारे में हम लोग जानते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम और यह नाम उनके दादा अकबर ने दिया था। ध्यान रखिएगा शाहजहां का खुर्रम नाम कौन दिया था? तो अकबर ने दिया था। इनका जन्म क्या बोलते हैं कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। माता पिता पिता जहांगीर और माता मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई कौन थी? तो मारवाड़ के राजकुमारी जगत गोसाई शाहजहां की माता थी और जहांगीर इसके पिता थे। उसके बाद देखिए शाहजहां दक्षिण और सैन्य सफलताओं के बाद जहांगीर ने यह उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि कौन दिया था? तो जहांगीर। ध्यान रखिएगा और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था और यह दक्षिण में ये इसके जो जितने भी युद्ध लड़े थे उसी सफलता के बाद इसका ये उपाधि मिली थी। वास्तुकला का राजकुमार यानी कि इंजीनियरिंग किंग और आर्किटेक्ट किंग शाहजहां को क्या है कि वास्तुकला का राजकुमार कहा जाता है, ठीक ना। इसके समय में बहुत सारे क्या है कि वास्तुकला बनाए गए जैसे कि शाहजहां का भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे ताजमहल बनवाया गया था, लाल किला इसी के काल में बनाया गया था। देखिए विवाह 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम, इसका शादी हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे कि मुमताज महल से भी जाना जाता है, ठीक ना। मुमताज महल से विवाह किया था 1612 ईस्वी में। अब देखिए शाहजहां के शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। अब देखिए इसके समय में क्या क्या बनवाया गया था। जैसे देखिए
ताजमहल आगरा में, ठीक ना, मुमताज महल की याद में सफेद संगमरमर से निर्मित, और इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी भी पूछ लेता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो मुमताज महल की याद में इसने ताजमहल बनवाया था आगरा में। लाल किला इसने दिल्ली में बनवाया था 1638 से 48 के दौरान, ठीक ना, इसकी निर्माण हुआ था। लाल किला दिल्ली। जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में इसने बनवाया था, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक, ठीक ना, जामा मस्जिद इसे भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। अन्य निर्माण, इसने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया, दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल, मुसमन बुर्ज और लाहौर के शालीमार बाग, इन सभी का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां। तो देखिए इन सारी चीजों का इसने निर्माण करवाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग इसके शासनकाल को कहा जाता है, शाहजहां के काल को। ध्यान रखिएगा। अब देखिए मयूर सिंहासन, जिसे कि तख्त ए हाउस भी कहा जाता है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए हाउस कहा जाता है, इसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, ठीक ना। इसी के समय मैहूर सिंहासन का क्या किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था, और इसमें कि कोहिनूर हीरा का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि इसी में जड़ा हुआ था। राजधानी परिवर्तन, इसने क्या किया कि 1648 में राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता था, स्थानांतरित किया, ठीक ना। क्या किया था? तो 1648 में पहले राजधानी आगरा था, उसको शाहजहानाबाद में लाया था, शाहजहानाबाद में, जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता था। अब देखिए इसके प्रथम युद्ध जो था, ये धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और निर्णायक जीत औरंगजेब की। देखिए सामूगढ़ के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो औरंगजेब की हुई थी, ठीक ना। सामूगढ़ की युद्ध औरंगजेब की जीत हुई थी। देवराई का युद्ध, ये सभी युद्ध कौन लड़ा था? तो शाहजहां ने लड़ा था, ध्यान रखिएगा। कैद, औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। देखिए औरंगजेब ने क्या किया था? तो शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। औरंगजेब इसी का पुत्र था, ठीक ना, शाहजहां के पुत्र था औरंगजेब, और इसको 1658 में आगरा के किले में इसको कैद कर लिया था। मृत्यु 16 जनवरी 1666 को, सॉरी, जनवरी 1666 को कैद के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। तो 1666 में क्या है कि शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, जब इसको औरंगजेब कैद किया था उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको कहाँ पर दफनाया गया था? तो मुमताज महल के ही बगल में, जो ताजमहल था मुमताज महल के याद में बनवाया ही गया था, मुमताज महल के कब्र पर, और वहीं पर इसको भी दफनाया गया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी पर फसल उगाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? मिट्टी पर फसल उगाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो आप सभी को पता होगा कि फसल उगाना, कोई भी फसल उगाते हैं तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं? एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। अब देखिए ऐसे ही और सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, मिट्टी की जुताई, फसल उगाना और पशुपालन को एग्रीकल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, यानी कि रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर, ठीक है, रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। हार्टिकल्चर, फल सब्जी और बागवानी फसलों की खेती को हार्टिकल्चर, फल सब्जी और बागवानी फसलों की खेती को हार्टिकल्चर। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन और अध्ययन, पोमोकल्चर कहा जाता है। फलों के उत्पादन और अध्ययन पोमोकल्चर कहा जाता है। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक खेती, सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। वर्मीकल्चर, केचुए पालन, यानी कि जैविक खाद बनाने का जो विधि अपनाया जाता है उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। केचुए पालन, वर्मी कल्चर। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण और संवर्धन, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, यानी कि वन की खेती को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था? सुप्रीम कोर्ट जो 3 तलाक को किस वर्ष बोला कि असंवैधानिक घोषित किया था? 2014, 2015, 2017 या फिर 2019। तो देखिए
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को 2017 में असंवैधानिक घोषित किया गया था। ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसला सायरा बानो मामला, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था सायरा बानो का मामला गया था, ठीक ना, उसी केस के बाद क्या था कि ये फैसला लिया गया था। केस का नाम सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, ये 2017 में ये 2017 का केस था। निर्णय की तिथि 22 अगस्त 2017 को। यह निर्णय कब ली गई थी? तो 22 अगस्त 2017 को। फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ यानी कि 3/2 के बहुमत से तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया गया था। देखिए 5 न्यायाधीश में से 3 इस फैसले के पक्ष में थे, 2 इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। फिर भी मतलब कि जो इसके पक्ष में थे 3 लोग थे, तो ज्यादा बहुमत मिल रही थी इस केस के हित में, तो इसका फैसला लिया गया। ध्यान रखिएगा। तर्क, न्यायालय ने कहा कि यह प्रथा इस्लाम की अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मनमानी है। मतलब कि न्यायालय क्या कहा था? तो यह प्रथा इस्लाम की अनिवार्य हिस्सा नहीं है बल्कि यह मनमानी है। पारित होने की तिथि लोकसभा 25 जुलाई 2019 और राज्यसभा 30 जुलाई 2019 को पारित किया था। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में यह 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ था और राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। तो ये डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की सहमति 1 अगस्त 2019 को यही कानून के लागू होने की प्रभावी तिथि मानी जाती है। तो देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, तो उसके बाद ये कानून बन जाता है कोई भी विधेयक। तो 1 अगस्त 2019 को क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, उसके बाद ये कानून प्रभावित हो जाता है। अब देखिए संवैधानिक मुद्दा, यह अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान का अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा गया। ठीक है ना। तो ये जो 3 तलाक था इसमें जो मौलिक अधिकार 14 अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का इसमें उल्लंघन हो रहा था। ठीक ना। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। आप सभी को पता ही होगा 3 तलाक जो था काफी भी ये बेकार भी था, मतलब कि 3 तलाक बोल दो और तलाक हो जाए, तो कितना ये, तो शादी कोई खिलवाड़ थोड़ी होता है कि शादी किए और 3 तलाक, इतना जल्दी तो यार क्या ही बोल ले, इतना जल्दी आप रिश्ता तोड़ दे रहे हैं, तो खिलवाड़ तो नहीं ना है। सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला था। मदुरै में आयोजित प्रथम तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? मदुरै में जो आयोजित हुआ था प्रथम तमिल संगम, उसके अध्यक्ष कौन थे? तिरुवल्लुर, अगस्त ऋषि, नक्कीरर या फिर तोल्कापियर। तो देखिए मदुरै में जो प्रथम तमिल संगम का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष जो थे ये अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि थे। तो आइए अभी हम लोग इन सभी संगम को देखते हैं। तो देखिए संगमों का आयोजन मदुरै में हुआ था। उसके बाद देखिए अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। अगस्त ऋषि को क्या दिया जाता है? तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है और यह काल रोमन साम्राज्य के साथ भारत में समृद्ध व्यापार के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए संगम, 3 संगम का आयोजन हुआ था। एक प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। तो प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। ये मदुरै समुद्र में विलीन, यानी इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और इसमें कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रथम संगम मदुरै में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। उसके बाद द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि और तोल्कापियर थे। अगस्त ऋषि और तोल्कापियर। और इसमें तोल्कापियम ग्रंथ का रचना किया गया। ठीक ना। द्वितीय बौद्ध बोल रहे हैं। द्वितीय संगम में क्या किया गया था? तो तोल्कापियम जो कि तमिल व्याकरण है इस ग्रंथ का रचना किया गया था। उसके बाद देखिए तृतीय संगम जो हुआ था उत्तरी मदुरै में हुआ था। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष नकीरर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नकीरर थे। और देखिए इसमें जो ग्रंथ का रचना किया गया था एतुल तोगे और पतु पातु, ये सभी, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन आप लोग यहाँ पर स्थान और अध्यक्ष का नहीं भूलना है। तीनों संगम के स्थान और अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी में बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक बताना है। जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये सभी एसआई मात्रक आप लोग ध्यान रखिएगा। बल न्यूटन, कार्य ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, दाब पास्कल, आवृत्ति हर्ट्ज, विद्युत आवेश कूलम्ब, विद्युत विभवांतर वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम। और भी है चाल वेग का मीटर प्रति सेकंड। चाल या वेग का मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति वर्ग सेकंड। मीटर प्रति वर्ग सेकंड। मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब देखिए 7 मूल मात्रक हैं, उन सभी का एसआई मात्रक हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन भी बन जाता है कितने मूल मात्रक है, तो 7। ध्यान रखिएगा 7 मूल मात्रक है, ठीक है ना। और इसी से 7 के अलावा जितने भी मात्रक है ना उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, यानी कि वो मूल मात्रक से ही वो उत्पन्न हुए हैं। जैसे देखिए लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, इसका संकेत हो जाएगा एम। द्रव्यमान किलोग्राम यानी केजी। समय सेकेंड एस। विद्युत धारा एम्पियर ए। तापमान केल्विन के। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल। तो ये 7 आप लोग मात्रक मूल मात्रक को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है। फोकस दूरी, द्वारक, मुख्य अक्ष या फिर वक्रता त्रिज्या। तो देखिए गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र आप लोग जानते ही होंगे। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण आप लोग को पता होगा 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। जिसमें कि अवतल दर्पण इसका परावर्तक तल अंदर की ओर फंसा होता है और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। देखिए ये जो है कि ऐसे रहता है, ठीक ना। ये अवतल दर्पण है और ये क्या करता है कि सभी किरणें को एक जगह केंद्रित करता है, ठीक ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है और इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह किरणें को फैला देता है। यानी कि देखिए ये ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे होता है और ये क्या करता है कि किरणें को फैला देता है, ठीक ना। ये किरणें क्या करता है, फैला देता है। ये यहाँ पर किरणें जाती है तो ये फैला देता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक ना, अपसारी दर्पण। और देखिए अब हाँ इसी में ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक तल की मध्य बिंदु। मान लीजिए ये दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र जहां दर्पण उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग हो। यानी देखिए ये जो दर्पण है एक गोले का भाग होता है, ठीक ना। ये दर्पण एक गोले का भाग होता है, तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, इस जो गोले का केंद्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ पर पी से दर्शाया जाता है ध्रुव को, सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक ना। और देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f, यानी कि यहाँ पर फोकस होता है, और जो फोकस होता है ये वक्रता त्रिज्या का एकदम आधा होता है, ठीक है ना। फोकस जो होता है ये वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पर r बराबर 2f लिखा है, ठीक है ना, r बराबर 2f, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, इसके हाफ हाफ करिएगा तो 2f, यानी कि आधा ये f और आधा ये f, 2f हो जाएगा।
तो ये चीज ध्यान रखना है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, यानी कि r बराबर 2f, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। r बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 फोकस दूरी। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं अवतल मिलती है, अवतल या मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल। देखिए अवतल में क्या होता है, अवतल में मिलती है यानी कि वास्तविक पता चलता है, आप सभी को पता होगा जो अवतल दर्पण की किरणें होती है ये वास्तविक होती है, और ये उत्तल दर्पण की जो किरणें होती है ये मिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि काल्पनिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी किरण जब क्या करती है कि दर्पण से टकरा कर, ठीक ना, दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिलेगी उसे फोकस कहा जाता है, ठीक ना, उसे फोकस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है क्या कहलाती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया बताना है जिसमें कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा से क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण होता है तो उस समय अगर ऊष्मा निकलेगी तो उसे ऊष्मा क्षेपी कहेंगे, ठीक है, ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी, अगर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उसे ऊष्मा शोषी कहा जाएगा। आइए उसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊर्जा यानी कि ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। देखिए मेन आप लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, तो C6, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझिएगा, C6H, ओहो, C6H12O6, ठीक, प्लस 6O2 यहाँ पर है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एरो होगा 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये जो है ये क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक ना। ये क्या है कि इसमें श्वसन होता है, ये जो अभिक्रिया है यह श्वसन अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसको उसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस का जलना, प्रकृति गैस का जलना भी क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बुझे हुए चूने का पानी के साथ क्रिया, बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ क्रिया करता है उसमें भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ये भी ध्यान रखें। और देखिए ऊष्मा शोषी क्या होता है, तो ये ऊष्मा को सोखती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण या बर्फ का पिघलना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश को पेड़ पौधा क्या करती है, उसको अवशोषित करती है, तो वहां ऊपर क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। वैसे ही जब बर्फ पिघलता है तो वो क्या करता है कि ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण करता है, तभी ना वो हीट होगा, तब वो क्या होगा कि पिघलता है। तो ऐसा आप लोग समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर ग्रास नली। तो मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है ये छोटी आंत में होता है, ठीक ना। पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। भोजन का मार्ग इस प्रकार है, मुख, पाचन यहीं से शुरू होता है और यहाँ लार में मौजूद लार एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। देखिए पाचन की शुरुआत जब हम भोजन करते हैं ना, तो पाचन की शुरुआत मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए मुख में क्या होता है कि आप सभी को पता होगा लार होता है, ठीक ना। तो लार क्या करता है, इसमें एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। लार में क्या होता है, तो एमाइलेज आप लोग सुने होंगे, टाइलिन एंजाइम, एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये सभी लार में मौजूद होता है। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च जो हम लोग भोजन में स्टार्च रहता है उसको क्या करता है कि शर्करा में तोड़ता है। एंजाइम क्या करता है, वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो मुख से ही पाचन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रास नली, यह भोजन को क्रमाकुशन गति द्वारा पेट तक पहुंचाता है। ग्रास नली क्या करता है,
तो यह कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ भोजन को आमाशय में यानी कि पेट में पहुंचाता है, ठीक ना, ग्रास नली। उसके बाद देखिए जब आमाशय में चला जाता है तो जे आकार की थैली जहां भोजन लगभग 3 घंटे रहता है, आमाशय क्या कैसा होता है, तो यह एक जे आकार की थैली होता है, ठीक ना, और यहीं पर भोजन 3 घंटे तक रहता है, ठीक ना। यहाँ HCl अम्ल कीटाणुओं को मारता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, आमाशय में आप सब जानते ही होंगे HCl होता है जो कि भोजन में मौजूद की क्या होता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक ना। और यहीं पर क्या होता है, पेट में पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। अब देखिए छोटी आंत, पाचन क्रिया यही पूर्ण होती है और पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है। और 3 भागों में ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। देखिए छोटी आंत में क्या होता है, तो पाचन क्रिया यहीं पर पूर्ण हो जाती है, ठीक। उसके बाद छोटी आंत ही क्या करता है कि इन इनमें से पोषक तत्वों को, भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। और यह 3 भाग में होता है जो कि डेडुनेनम, जेजुनम और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बड़ी आंत, यह मुख्य रूप से जल और खनिजों का अवशोषण करती है। देखिए यहाँ पर पाचन तो नहीं होता है, ये क्या करता है, जल और खनिजों का अवशोषण करता है बड़ी आंत। तो पाचन का 5 प्रमुख चरण है, अंतःग्रहण यानी कि भोजन को मुख में लेना, उसके बाद पाचन, जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना, अवशोषण यानी कि पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना, ठीक ना, यह छोटी आंत में होता है। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग करना, यानी कि जो पोषक तत्वों से हमें मिलता है उसे कोशिकाओं द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, उसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। मल त्याग, अपचित भोजन का शरीर से बाहर निकालना मल त्याग कहा जाता है। अपचित भोजन यानी कि जो क्या है कि हमारा शरीर जिस चीज को अपचित कर देता है उसे त्यागता है, उसे ही मल त्याग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में तरल भाग प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। रक्त में आप सभी को पता ही होगा, रक्त में 3 चीज होता है, WBC, RBC और प्लाज्मा, ठीक ना, WBC, RBC और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में भी पूछ रहा है कि जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक ना। तो प्लाज्मा में जो है कि जल की मात्रा लगभग 90% होती है, ठीक, पर ध्यान रखिएगा। जो रक्त तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है उसमें जल जो होता है लगभग 90% होता है। अब देखिए प्लाज्मा प्लाज्मा पूरे रक्त का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का 75% हिस्सा होता है और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल ही होता है। प्रोटीन लगभग 7 से 8%, इसमें मुख्य 3 प्रोटीन होता है, ठीक ना। लगभग 7 से 8% प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए एल्ब्यूमिन रक्तचाप और प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है। जो 3 प्रमुख प्रोटीन होते हैं जिसमें पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, रक्तचाप और प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। एल्ब्यूमिन क्या करता है, रक्तचाप और प्रसारण दाब को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए ग्लोबुलिन जो क्या करता है, ये शरीर की संक्रामक रोगों की रक्षा करता है, ठीक है ना। ग्लोबुलिन क्या करता है, तो शरीर के संक्रामक रोग से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजेन क्या करता है, तो ये रक्त को थका जमाने में मदद करता है। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उनका भी कार्य है जो ध्यान रखिएगा। यही थोड़ा सा क्वेश्चन डीपली जाता है ना तो यही सभी पूछता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए। हाँ देखिए प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, तो परिवहन। यह पचे हुए भोजन यानी कि पोषक तत्वों, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना। प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो यह परिवहन के रूप में पचे हुए भोजन को क्या करता है, पचे हुए भोजन यानी कि पोषक तत्व, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है। तापमान नियंत्रण, यह शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करता है। रक्त का थका जमाना यानी कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। सुरक्षा,
इसमें मौजूद एंटीबॉडी संक्रमण के लड़ने में मदद करता है। इसमें जो मौजूद एंटीबॉडी होता है ये शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। पीएच संतुलन, यह रक्त में अम्लीय क्षारीय स्तर को बनाए रखता है, ठीक ना। यह क्या करता है, तो रक्त में अम्लीय और क्षारीय स्तर को बनाए रखता है। सीरम, सीरम क्या होता है, तो यदि प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए तरल को सीरम कहा जाता है। अब देखिए, प्लाज्मा में अगर फाइब्रोनोजेन को हम निकाल देंगे तो शेष बचा हुआ तरल को क्या कहेंगे, हम लोग सीरम कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्लाज्मा का रंग, इसका रंग हल्का पीला रंग और बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। इसका प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस कारण होता है, यही प्रश्न बनता है कि प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है, तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है, ठीक ना। प्लाज्मा क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य नर जननांग कौन सा है। मानव शरीर के मुख्य जननांग कौन सा है, अंडाशय, वृषण, गर्भाशय या फिर डिम्ब वाहिनी। तो देखिए इसमें से नर जननांग बताना है। नर जननांग, तो नर जननांग क्या है, तो वृषण है, ठीक ना। नर जननांग वृषण है, नर जननांग वृषण है। वृषण, वृषण के बारे में हम जान लेते हैं। ये संख्या में 2 यानी कि 1 जोड़े होते हैं और शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। कहाँ पर रहते हैं, तो ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करना। यह क्या करता है, तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, विशेष तथ्य। वृषण शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान 2 डिग्री सी से 2.5 डिग्री सी तापमान, कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि ये शरीर के बाहर इसलिए होता है, यानी कि जो शुक्राणु शुक्राणु निर्माण करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सी होता है, ठीक ना। 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सी होता है। और आप सभी को पता ही होगा जो मानव शरीर का तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सी होता है, ठीक ना। तो वो शुक्राणु बनने के लिए क्या है कि सही नहीं है। शुक्राणु 2 से 2.5 डिग्री तापमान में ही इसका निर्माण हो सकता है। और देखिए सहायक नलिका, वृषण के सहायक नलिकाएं हम लोग देख लेते हैं। अधिवृषण, यहाँ शुक्राणु अस्थायी रूप से जमा होते हैं और परिपक्व होते हैं, ठीक ना। अधिवृषण में क्या होता है, तो शुक्राणु अस्थायी रूप से यहीं पर जमा होते हैं और परिपक्व होते हैं, यानी कि मेच्योर होते हैं। उसके बाद देखिए शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका क्या कहता है, तो यह नाली शुक्राणुओं को अधिवृषण से ऊपर ले जाकर मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। अब देखिए तो शुक्रवाहिका क्या करती है, तो यह इसी के द्वारा क्या होता है कि शुक्राणु बाहर निकलता है और नसबंदी में इसी नली को काटा या बांधा जाता है। नसबंदी में अगर पुरुष का नसबंदी होता है तो ध्यान रखिएगा शुक्रवाहिका जो नली होता है इसी को काट दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। अब देखिए मूत्र मार्ग, पुरुषों में यह मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकालने के लिए साझा मार्ग है। तो मूत्र मार्ग के ही माध्यम से मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। शुक्राणु के सिर पर अगला भाग जिसमें अंडे के दो अंडे को भेदने वाले एंजाइम होते हैं। शुक्राणु के सिर का अगला भाग जिसमें क्या होता है, अंडे को भेदने वाले एंजाइम होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो एक्रोसोम, एक्रोसोम कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मानव कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 20 जोड़े, 22 जोड़े या फिर 23 जोड़े या फिर 46 जोड़े। तो आप सभी को पता ही होगा मानव कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गुणसूत्र का खोज पूछेगा तो सर्वप्रथम स्टारबर्गर ने इन्हें देखा था, ठीक ना। सबसे पहले स्टारबर्गर इन्हें देखा था गुणसूत्र को। अब देखिए इसका नामकरण कौन किया था, यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने 1888 में दिया था।
ठीक ना। सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन नाम कौन दिया था, तो क्रोमोसोम, ठीक ना, क्रोमोसोम नाम कौन दिया था, वाल्डेयर दिया था, वाल्डेयर 1888 में। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ध्यान रखिए गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके मध्य भाग को स्ट्रोमियर, इसके मध्य भाग को स्ट्रोमियर कहते हैं, जहां दो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं, ठीक ना। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं, और यहाँ दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमियर, गुणसूत्र के सिरों को क्या कहते हैं, तो टेलोमियर कहा जाता है, और इन्हें आपस में चिपकने से रोकते हैं, ठीक ना। इसके जो ऊपरी सिरा होता है इसे आपस में चिपकने से भी रोकता है, कौन, टेलोमियर। अब देखिए मानव गुणसूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स पहले 22 जुड़े, यानी कि 44 गुणसूत्र, ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। देखिए जो 22 जुड़े गुणसूत्र होते हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है जिसे कि एलोसोम्स कहा जाता है, ठीक ना, ये 22 जोड़े को हम लोग कहेंगे ऑटोसोम्स, ठीक ना, 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स है, लेकिन एक जो जोड़ा है उसको हम एलोसोम्स कहते हैं, 23वां जोड़ा। यह लिंग निर्धारण करता है, ठीक ना, यह लिंग निर्धारण करता है, जिसमें कि पुरुष में XY होता है, एलोसोम्स, एलोसोम्स ध्यान रखिएगा, पुरुष में XY और स्त्री में XX, तो एलोसोम्स स्त्री में XX और पुरुष में XY, और यही लिंग निर्धारण में जिम्मेवार होता है। अगर देखिए मेनली इसमें पुरुष का ही गुणसूत्र लिंग निर्धारण में जिम्मेवार होता है। अगर इसमें से X आता है, ठीक ना, X आता है तो जो बच्चा होगा वो क्या आएगा कि गर्ल होगा, अगर Y आएगा तो वो बच्चा होगा बॉय होगा, ठीक ना। तो यही पुरुष का गुणसूत्र ये निर्धारण करता है, ठीक ना, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लिंग निर्धारण यहाँ पर दिया भी है, बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि यदि पिता का X मिलता है तो लड़की, यदि पिता का Y मिलता है तो लड़का, ठीक ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जीव और उनके गुणसूत्र की संख्या, कुछ कुछ जीवों के गुणसूत्र की संख्या पूछ लेता है, जैसे कि मनुष्य का 23 जोड़ा है, आप लोगों को तो पता ही है। मच्छर का जो गुणसूत्र होता है ये 6 होता है, मच्छर का 6, मटर का 14, मेढक का 26, मेढक का 26, कुत्ते का 78, कबूतर का 80, कबूतर का कितना होता है, 80 होता है। मच्छर का 6, मटर का 6, मटर का 14, मेढक का 26 और कुत्ता का 18, कबूतर का 80, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कालीन नेचुरल गैस। तो CNG का पूरा नाम बताइए क्या होगा, CNG का पूरा नाम। तो इसमें CNG का पूरा नाम जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कुछ और हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी का एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG का क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और यह इसमें हृदय का जांच, ECG द्वारा हृदय की जांच की जाती है, इस चीज में आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए EEG का इलेक्ट्रो ने इलेक्ट्रोनेसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोनेसेफेलोग्राम, इसमें मस्तिष्क की जांच की जाती है। MRI मैग्नेटिक
रिसोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाबार्ड, नाबार्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो मानव हृदय का आप लोग पता होगा इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, हृदय के बारे में। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है। स्वस्थ वयस्क पुरुष में इसका वजन लगभग 280 से 340 ग्राम और महिला में 230 से 280 ग्राम होता है। कोष्ठक, मानव हृदय में 4 कोष्ठक, मानव हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। मानव हृदय क्या होता है, 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है, जिसमें देखिए 2 अलिंद, ऊपरी पतली दीवार वाले हिस्से जिसमें कि रक्त प्राप्त, इसमें अलिंद क्या करता है, रक्त को प्राप्त करता है, ठीक ना। ये ऊपरी पतली दीवार वाले हिस्से रक्त प्राप्त करते हैं। 2 निलय, ये निचले मोटी दीवार वाले हिस्से जिसे रक्त पंप करते हैं। सुरक्षा परत, हृदय पेरिकार्डियम नामक द्विस्तरीय झिल्ली से ढका होता है। देखिए जो हृदय होता है ये पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम नामक द्विस्तरीय झिल्ली से ढका होता है। रक्त परिसंचरण, मानव में द्विपरिसंचरण पाया जाता है, मानव में द्विपरिसंचरण पाया जाता है। देखिए कैसे होता है मानव में रक्त का परिसंचरण। दायां भाग, यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों में भेजता है। दायां भाग होता है यानी कि दायां अलिंद और दायां निलय क्या करता है कि ये शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, उसे फेफड़ा में भेजता है। और बायां भाग, यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और शरीर में पंप करता है, यानी कि पूरे शरीर में ये भेजता है। बायां भाग क्या करता है, तो ये फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है उसको प्राप्त करता है। अपवाद, अपवाद क्या होता है, देखिए फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो होता है ये एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाता है। देखिए फुफ्फुस धमनी जो होता है एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाता है, यानी कि सभी धमनी जो है ना, सभी धमनी जैसे कि महाधमनी होता है, धमनी होता है, फिर छोटी धमनी होता है, उसमें जो सभी धमनी जो है कि शुद्ध रक्त ले जाएगा, लेकिन एकमात्र फुफ्फुस धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाता है। उसी प्रकार फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस जीरा, बाकी सभी सिरे जो हैं ये अशुद्ध रक्त ले जाते हैं, लेकिन फुफ्फुस जीरा जो होता है ये मात्र शिरा जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है, सॉरी शुद्ध रक्त ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना है। फुफ्फुस धमनी ये अशुद्ध रक्त ले जाता है, बाकी सभी शुद्ध रक्त, जितने भी धमनी है शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध है। और फुफ्फुस शिरा जो है ये शुद्ध रक्त ले जाता है, बाकी शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए रक्तचाप, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये सामान्यतः तो हाईएस्ट जो होगा कि 80 और लोवेस्ट, हाईएस्ट 120 और लोवेस्ट 80 होता है, लेकिन देखिए यही गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। अगर 120 से कम या ज्यादा हो जाए, 180 से कम या सॉरी 80 से कम या ज्यादा हो जाए, तो उसी में ब्लड प्रेशर क्या होता है कि कम और बेसी होता है, ठीक ना। 120 क्या होता है संकुचन, और 80 क्या होता है शिथिलन, ठीक ना। जो ब्लड प्रेशर है 120 का मतलब होता है संकुचन करना और 80 का मतलब होता है शिथिलन, ठीक ना। तो इसी में गड़बड़ी के कारण ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है। यंत्र, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है,
ठीक ना। रक्तचाप को मापने के लिए क्या किया जाता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह या फिर उपग्रह। आप सभी को पता है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह है, ठीक ना, ग्रह है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य क्या है, तो सौर मंडल में स्थित एक सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का वर्तमान आयु लगभग 4.5 से 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य का आयु कितना है, तो 4.5 से 4.6 अरब वर्ष है। दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की लंबाई दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ मीटर है। इस दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक ना। इस दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश की गति। सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अब देखिए सूर्य की संरचना। सूर्य कई परतों से बना है जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। सूर्य जो है कि कई परतों से बना है, लेकिन इसे दो भाग में, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो आंतरिक भाग हम लोग आंतरिक भाग में के बारे में इसको जानेंगे। तो कोर, यह सबसे आंतरिक भाग जहां का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। जो कोर है ये सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, ठीक ना। कोर सब सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। यहाँ पर तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। विकिरण क्षेत्र, कोर के बाहर की परत जहां ऊर्जा विकिरण के माध्यम से आगे बढ़ती है, ठीक है। विकिरण क्षेत्र कहाँ क्या किसको कहा जाता है, तो कोर के जो कोर के बाहर जो क्षेत्र होता है उसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा विकिरण के माध्यम से आगे बढ़ती है। समवहनी क्षेत्र, यहाँ ऊर्जा संवहन द्वारा आगे बढ़ती है। संवहनी क्षेत्र में क्या होता है, तो ऊर्जा संवहन द्वारा आगे बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से लगभग 27 से 28 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है, तो 27 से 28 गुना अधिक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए घूर्णन, सूर्य एक ठोस पिंड नहीं है, इसलिए इसके अलग अलग अक्षांश अलग अलग गति से घूमते हैं। मध्य रेखा पर तेज और ध्रुवों पर धीमी। देखिए सूर्य का घूर्णन जो है ये इसका क्या है कि सूर्य एक ठोस पिंड नहीं है। सूर्य क्या है, यह एक ठोस नहीं है, ध्यान रखिएगा। सूर्य एक ठोस पिंड नहीं है, इसलिए इसके अलग अलग अक्षांश अलग अलग गति से घूमते हैं। ये जो है कि भूमध्य मध्य रेखा पर तेज लेकिन ध्रुव पर धीमी चाल से घूमता है। पृथ्वी के आप लोग जानते होंगे मध्य रेखा और ध्रुव, ठीक ना। तो ध्रुव पर ये धीमा चलता है, ये घूर्णन करता है, और भूमध्य रेखा पर ये तेजी से घूर्णन करता है। तो ये सारी चीजें थी सूर्य के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी चीजें आप लोग को सीखने को मिला होगा और काफी चीजें का रिवीजन हुआ होगा, मेन चीज, ठीक ना। क्योंकि इतना अच्छी वीडियो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा ऐसे वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना। तो ऐसे ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई से अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।